अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट। जैसे हमने इनकम टैक्स रिटर्न की बात की, इनकम टैक्स रिटर्न ये हर टैक्स पेयर ने जमा करवानी होती है। लाइक इसके लिए हमने देखा कि किस किस ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी होती है और वो सारी हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी इसके लिहाज से। ठीक है, सेक्शन 114 के अंदर। इसी तरह एक चीज़ और हर उस बंदे ने जमा करवानी होती है जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा होता है। उस स्टेटमेंट का नाम है वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है, वेल्थ का आपको पता होगा कि किसी भी बंदे के जो भी असासे हैं उसने उसकी स्टेटमेंट जमा करवानी है। ठीक है, वेल्थ से मुराद उसके असासे जो भी हैं। तो असासों की एक स्टेटमेंट होती है जिसको सेक्शन 116 जो है ये कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम ये करते हैं कि इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैन कमिश्नर डिमांड थ्रू नोटिस अ वेल्थ स्टेटमेंट फ्रॉम एनी पर्सन एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द वेल्थ स्टेटमेंट। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या कमिश्नर जो है वो नोटिस दे के किसी भी पर्सन से वेल्थ स्टेटमेंट मांग सकता है। ठीक है, और उसके कंटेंट्स क्या होंगे वेल्थ स्टेटमेंट के। तो कमिश्नर जो है वो बिल्कुल नोटिस दे के रिक्वायर कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल से कि वो फाइल करे वेल्थ स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो वेल्थ स्टेटमेंट होती है ना, ये बेसिकली इंडिविजुअल्स के लिए होती है। आप जब बिजनेस की बात करते हैं, लाइक किसी कंपनी की बात करें या एओपी की बात करें, तो इनकी तो प्रॉपर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती है ना। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती है, अकाउंट्स बन रहे होते हैं जिनके अंदर इनके सारे असासे भी आ रहे होते हैं, इनकी लाइबिलिटीज़ भी आ रही होती है। लेकिन एक जो इंडिविजुअल होता है, एक सैलरीड पर्सन है, उसके लिए तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका बिजनेस ही नहीं है। तो उसके लिए फिर जो है उससे वेल्थ स्टेटमेंट मांगी जाती है कि तुम अपने असासों की एक डिटेल जो है वो एफबीआर को जमा करवाओ। तो कमिश्नर अगर चाहे तो वो किसी भी इंडिविजुअल को नोटिस दे सकता है कि अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाओ, और इट विल कंटेन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, और जो वेल्थ स्टेटमेंट होगी उसमें ये चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी। नंबर ए पे जो लिखा हुआ है वो है टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जितने भी उस इंडिविजुअल के एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो बतानी है उसने। अच्छा, उस पर्सन की भी, उसकी स्पाउस की भी, उसके माइनर चिल्ड्रन की भी, और अगर कोई और उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो उसकी भी। तो पर्सन अपनी भी एसेट और लायबिलिटीज की डिटेल देगा, अपनी स्पाउस उसकी भी, अपने माइनर चाइल्ड उसकी भी, और अगर कोई और डिपेंडेंट है उसके ऊपर, से कि उसने कोई अडोप्टेड चाइल्ड रखा हुआ है, कोई भी और बंदा जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उस सब की उसने जो है ना वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिटेल प्रोवाइड करनी है, यानी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। जो कमिश्नर ने नोटिस दिया होगा उसके ऊपर उसने एक डेट लिखी होगी, उस डेट के अंदर अंदर मतलब एक टाइम पीरियड दिया होगा कि भाई ये नोटिस है, आप जो है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएं। तो उस नोटिस के अंदर से कि लिखा हुआ है 15 दिन के अंदर अंदर आपने जमा करवानी है, तो उस स्पेसिफाइड डेट के अंदर अंदर रहते हुए उसने जो नोटिस में लिखी हुई है उसने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिटेल बतानी है। अच्छा, अब स्पाउस की बात आती है, तो ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है। अगर वो हस्बैंड और वाइफ जो है वो अपनी अलग से रिटर्न जमा करवा के अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, तो फिर आपको उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अपनी वेल्थ में डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर स्पाउस डिपेंडेंट है आपके ऊपर, ठीक है, जो भी पर्सन है जिसको नोटिस आया है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी से कि उसके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है या उसने साथ उसके वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है, तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए आप उसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ को भी अपनी वेल्थ के अंदर डिक्लेयर करके दिखाओगे। इसी तरह एक माइनर चाइल्ड है, वो बेचारा छोटा बच्चा होगा, उसने तो रिटर्न फाइल करनी नहीं, तो उसकी भी जितने भी उसके नाम अगर कोई एसेट्स हैं या उसकी लायबिलिटीज़ हैं वो भी आपने डिक्लेयर करनी है अपने साथ अपनी वेल्थ के अंदर। ठीक है, फिर और कोई डिपेंडेंट है तो उसकी भी आपने ही डिक्लेयर करनी है। अच्छा, ये तो एक चीज़ होगी जो आपने वेल्थ के अंदर बतानी है, यानी अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिटेल देनी है। दूसरे नंबर पे बी पॉइंट में जितने भी एसेट्स आपने ट्रांसफ़र किए हैं टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस एंड द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफ़र। देखिए, एक बंदे ने टैक्स ईयर 2024 के अंदर कुछ एसेट्स जो हैं जैसे लैंड
ट्रांसफ़र की है किसी और को, तो ये जो उसने बेची है इसको भी उसने बताना है कि भाई ये इस कंसिडरेशन के अगेंस्ट, इतने पैसों के अगेंस्ट ये मैंने अपनी जो है वो एसेट या अपनी कोई लैंड या कोई भी प्रॉपर्टी वो मैंने ट्रांसफ़र की है। ठीक हो गया? तो ये बी पॉइंट था। पहले पे आपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिटेल दे देनी है। सेकंड पे अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफ़र किया है तो उसकी भी आपने डिटेल प्रोवाइड करनी है। साथ अगर जो आपको कंसिडरेशन उसके अगेंस्ट मिली है वो भी आपने बतानी है। तीसरे नंबर पे द डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन, जितने भी उस पर्सन ने खर्चे किए हैं, उसके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी भी डिटेल देनी है। प्लस अगर उसकी स्पाउस उसके ऊपर डिपेंडेंट है उसके खर्चे भी आपने ही डिक्लेयर करने हैं। माइनर चाइल्ड हैं अगर आपके तो उसके भी, और अगर आपके कोई डिपेंडेंट है तो उसके भी। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो है वो ये है कि वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी देनी है। आपने अकाउंटिंग में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तो देखी होगी, बैंक रिकन्सिलेशन जो आप बनाते हैं। इसी तरह वेल्थ की भी एक रिकन्सिलेशन होती है। लास्ट ईयर कितनी वेल्थ थी और इस साल कितनी वेल्थ है, उसमें क्या क्या चेंज आया, इसको हम रिकनसाइल करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने देनी। तो क्या क्या है जो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूडेड होगा? एक तो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपके अपने और आपके ऊपर जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं। उसके बाद अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफ़र किया है जो आपकी वेल्थ में था, ठीक है, और से कि उस टैक्स ईयर की मांगी है, अगर कमिश्नर ने से कि 2024 की आपसे वेल्थ मांगी है, तो इस साल के अंदर जितने भी आपने एसेट ट्रांसफ़र किए होंगे, इवन कि आपके डिपेंडेंट लोगों ने भी जो ट्रांसफ़र किए होंगे वो भी आपने बताने। फिर जितने भी एक्सपेंडिचर किए होंगे आपने और आपके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उन्होंने, वो भी आपने बताने हैं। और उसके बाद लास्ट पे आपने क्या करना है, वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी साथ जमा करवानी है। इट विल बी फर्निश्ड बाय ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। आपको कमिश्नर ने क्योंकि नोटिस दिया है, हमारा क्वेश्चन ही यही था कि क्या कमिश्नर नोटिस के थ्रू मांग सकता है वेल्थ स्टेटमेंट किसी से? हाँ जी, तो वो मांग सकता है। और अगर उसने आपको नोटिस दिया है कि इस टैक्स ईयर की आपने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है, तो उस नोटिस के ऊपर उसने डेट भी मेंशन की होगी कि इस डेट से पहले पहले आपने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है, तो आपको वो फिर उस डेट से पहले पहले ही नोटिस के ऊपर जो मेंशन है आपको वो जमा करवानी पड़ेगी। अच्छा, सेकंड हमारे पास आता है पॉइंट टू। पॉइंट वन तो ये था ना कि जिसमें हमने कहा कि क्या वो नोटिस के थ्रू मांग सकता है और क्या क्या इसके अंदर आपने पर्टिकुलर्स रखने हैं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, उसके कंटेंट्स क्या होंगे। सेकेंड में है ऑन विच इंडिविजुअल इट इज़ मैंडेटरी टू फाइल अ वेल्थ स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर वन में ये था कि अगर कमिश्नर आपसे मांग रहा है तो आपने देनी है। अगर कमिश्नर नहीं भी मांग रहा तो किन इंडिविजुअल्स के ऊपर ये मैंडेटरी है, लाजमी है कि उन्होंने हमेशा अपनी रिटर्न फाइल करनी है और अलोंग विद वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब वेल्थ स्टेटमेंट किन लोगों के ऊपर जरूरी है? एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल shall furnish a wealth statement and a wealth reconciliation statement along with return। कोई भी रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है, वो रेजिडेंट पर्सन जिसके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी आती है, अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ये भी सबमिट करनी है। इट विल बी फर्निश्ड बाय ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग दी रिटर्न, और इसके ऊपर वही डेट अप्लाई होगी जो रिटर्न के लिए डेट बताई गई है। जैसे कि हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल का जो ईयर हैंड है वो है 30 जून को, ठीक है? तो उसने रिटर्न जमा करवानी है 30 सितंबर से पहले पहले। तो अगर 30 सितंबर से पहले पहले रिटर्न जमा करवानी है तो उसने वेल्थ भी 30 सितंबर से पहले पहले करवानी है। इसी तरह कंपनी के केस में से के 30 जून ही उसका ईयर एंड है कंपनी का, तो उसने 31 दिसंबर से पहले पहले रिटर्न जमा करवानी है। तो अगर 31 दिसंबर से पहले पहले रिटर्न जमा करवानी है तो उसके ऊपर वैसे ऐसा वेल्थ स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर हो तो क्योंकि उसकी ड्यू डेट ये है तो उसने वही करवानी है। वैसे ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है। तो इंडिविजुअल के केस में ये होता है कि अगर आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है तो आपने 30 सितंबर से पहले पहले जमा करवानी है अपनी वेल्थ। तो जब आपने रिटर्न 30 सितंबर से पहले पहले करवानी है तो वेल्थ भी उसी डेट के अंदर ही करवानी है, मतलब सेम ड्यू डेट्स हैं। जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट है वही आपकी वेल्थ स्टेटमेंट की भी ड्यू डेट है। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये कंपनी की एग्जांपल मैंने वैसे आपको ड्यू डेट समझाने के लिए दी है। अदरवाइज कंपनी वेल्थ स्टेटमेंट नहीं जमा करवा रही होती, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ दे रही होती। तो कंपनी के केस में वेल्थ स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती, ये इंडिविजुअल्स के केस में होती है। अच्छा, उसके बाद है कि एवरी मेंबर ऑफ एन एओपी, एक अगर एक एओपी है जिसके से के 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स ने मिलकर कोई फर्म बनाई हुई है,
ठीक है, एओपी है तीनों की। तो एवरी मेंबर ऑफ एओपी शेल फर्निश वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अलोंग विद द रिटर्न ऑफ एओपी। तो जब ये रिटर्न जमा करवा रहे होंगे ना एओपी की, इन तीनों मेंबर्स ने, एवरी मेंबर लिखा हुआ, ठीक है, इन तीनों मेंबर्स ने साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवानी है और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी जमा करवानी है। अच्छा, ये एओपी की बात नहीं हो रही, इन मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, ये भी इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। तो मैंडेटरी किसके लिए है? हर रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो उसने वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवानी है, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी जमा करवानी है। और हर मेंबर जो एओपी का है, उसने जब एओपी की रिटर्न जमा करवानी है, तो उसने साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जमा करवानी है। तीसरा पॉइंट है कि कैन वेल्थ स्टेटमेंट वंस फर्निश्ड बी रिवाइज्ड। जैसे हमने इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पढ़ा कि क्या आप उसको रिवाइज कर सकते हो, तो क्या हम वेल्थ स्टेटमेंट भी एक दफ़ा सबमिट करने के बाद रिवाइज कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि इफ़ अ पर्सन डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन वेल्थ स्टेटमेंट, ही कैन रिवाइज इट बाय इंटीमेशन टू कमिश्नर। रिवीजन कैन बी मेड बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस फॉर अमेंडमेंट इन असेसमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि अगर आपको लगता है कि आपसे कोई चीज़ जो है कोई इन्फॉर्मेशन ओमिट हो गई है या गलत आपने स्टेटमेंट दे दी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, तो आप बिल्कुल रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इनकम टैक्स रिटर्न में तो और सिचुएशन थी, उसमें अगर आपके 60 दिन गुजर गए हैं तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता था। यहाँ पे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वेल्थ स्टेटमेंट के केस में आपने सिर्फ उसको इन्फॉर्म करना है, कमिश्नर को इंटीमेट करना है, और आपने अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसको रिवाइज कर देना है, ठीक है। लेकिन ये रिवीजन जो है वो आपको कोई अमेंडमेंट के नोटिस से पहले पहले करनी है। मतलब समटाइम क्या होता है कि आपका कोई केस खुल जाता है, आपका टैक्स ईयर जो है, से कि टैक्स ईयर 2022 जो है, ये कमिश्नर ने देखा कि इसमें आपने कोई गलती की हुई है, तो उसने आपको नोटिस दे दिया है कि भाई इस गलती को ठीक करो। तो अगर तो इस नोटिस के आने से पहले पहले आप खुद से चेंज करना चाहते हो, आपको खुद पता लग गया कि कोई ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट हुई है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, सिर्फ इंटीमेट कर दो कमिश्नर को। रिवाइज वेल्थ रिकंसिलिएशन एंड रीजन फॉर रिवीजन विल बी आल्सो फाइल्ड, ठीक है। आपको रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट तो जमा करवानी है, साथ उसके रीजन भी बतानी है कि आप रिवाइज क्यों कर रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं कि इफ कमिश्नर इज ऑफ ओपिनियन दैट रिवीजन इज मेड फॉर करेक्टिंग अ बोनाफाइड ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, ही विल डिक्लेयर सच रिवीजन एज वैलिड, ठीक है। अच्छा, अगर कमिश्नर को लगता है कि यार ये जिस भी बंदे ने वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज किया है, ये जो रिवीजन की है, ये अच्छी इंटेंशन के साथ की है, बोनाफाइड इंटेंशन थी उसकी, कि भाई कोई ओमिशन या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट उसके अंदर थी और वो उसने जानबूझ के नहीं की थी, अब वो उसको करेक्ट कर रहा है, तो कमिश्नर कहेगा कि ठीक है यार, आपकी रिवीजन जो है वो वैलिड है, हम मानते हैं उसको। अच्छा, अगर उसको ये नहीं लगता कि बोनाफाइड ओमिशन थी या रॉन्ग स्टेटमेंट थी, तो वो शायद इसको रिवीजन को ना वैलिड समझे। लेकिन अगर वो ये भी करना चाह रहा है, तो उसको पहले एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी देनी होगी जिस बंदे के बारे में वो ये डिक्लेयर करने जा रहा है कि इनवैलिड रिवीजन थी, तो उसको पहले एक मौका देना है कि उसकी बात सुन ले कि उसने रिवीजन क्यों की है, या उससे कोई ओमिशन या मिस स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों हुई है। अच्छा, अब एक एक्सप्लेनेशन है। वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो रिवाइज जो है वो एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर जो है वो नहीं हो सकती। 5 साल गुजरने के बाद आप पुरानी वेल्थ को जो है वो रिवाइज नहीं कर सकते। क्वेश्चन कर लेते हैं। मिस्टर सोजो हैज़ हायर्ड यू आर टैक्स कंसल्टेंट, आपको एज टैक्स कंसल्टेंट जो है हायर किया है सोजो ने, ठीक है, एंड wants to know the time limit for revision of wealth statement because he has found an error in it, ठीक है। तो आपने एडवाइस करना, उसको कहीं एरर नज़र आया तो वो कह रहा है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो रिवाइज कर सकता है। तो मिस्टर सोजो में फर्निश आर रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट एट एनी टाइम बिफोर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, ठीक है, अनलेस के उसकी अमेंडमेंट हो जाए असेसमेंट की, भी असेसमेंट वाला पार्ट हमने आगे चल के पढ़ना है, तो उससे पहले पहले वो रिवाइज कर सकता है। हाँ, लेकिन 5 साल गुजरने से पहले पहले। अच्छा, उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि ये वेल्थ स्टेटमेंट जो है इसको बनाया कैसे जाता है। जैसे हमने इनकम टैक्स की कंपुटेशन या कैलकुलेशन के बारे में हमने सीख चुके हैं कि उसमें हम कैसे जो है वो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम्स ले रहे होते हैं या डिफरेंट हेड ऑफ इनकम्स ले रहे होते हैं, उनकी कैसे कैसे कैलकुलेशन हो रही होती है, काफ़ी हद तक हम उसको सीख चुके हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट जो हमने बना के जमा करवानी होती है बीइंग एन इंडिविजुअल,
उसकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें, इट इज़ प्रिपेयर्ड एज फॉलो, इट इज़ अ बैलेंस शीट। वो कह रहे हैं ये इंडिविजुअल की एक बैलेंस शीट होती है, ठीक है। इट इज़ अ बैलेंस शीट ऑफ एन इंडिविजुअल इन विच पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन। अच्छा, यहाँ पे पर्सनल लिखा हुआ है, बिजनेस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अगर ये बिजनेस इंडिविजुअल होता है ये अपनी जो है वो बैलेंस शीट एक्चुअल वाली जो अकाउंटिंग के मुताबिक बनती है वही जमा करवा रहा होता। अब ये इंडिविजुअल है, ये हो सकता है सैलरीड पर्सन हो, ठीक है। तो इसने क्या करना है, अपने पर्सनल एसेट और लायबिलिटीज की एक स्टेटमेंट बनानी है बैलेंस शीट की तरह की, ठीक है। और वहाँ पे आपको उसके पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज नज़र आ रहे होंगे उस टैक्स ईयर के एंड के ऊपर, जैसे बैलेंस शीट के ऊपर आ रहे होते हैं एज ऑन करके, इसी तरह इधर भी आ रहे होंगे। इट गिव्स डिटेल ऑफ पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओनली। ये सिर्फ डिटेल दे रहे होंगे जो उसके अपने पर्सनल एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं उसके बारे में। अच्छा, अगर कोई इंडिविजुअल है और वो बिजनेस कर रहा है ना, तो उसको बिजनेस की अलग से बैलेंस शीट जमा करवानी पड़ेगी और पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज की अलग से करवानी पड़ेगी। It do not reflect business assets and liabilities, rather it shows net equity of business। हाँ, इसमें ना अगर वो बंदा बिजनेस कर भी रहा है तो स्टिल उसने क्या करनी है, वेल्थ स्टेटमेंट तो जमा करवानी है क्योंकि वो इंडिविजुअल है, ठीक है। अब उसकी वेल्थ में जो उसकी इक्विटी है ना बिजनेस के अंदर, या इक्विटी है, ये उसने दिखानी है। ये आगे चल के हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ आएगी। A wealth statement is complete if there is reconciliation statement showing change in wealth। तो अगर उसकी reconciliation आपकी टैली हो गई है तो wealth statement को complete समझा। अच्छा, फिर एक और चीज़ हम साथ बनाते हैं जिसको कहते हैं कैश एंड बैंक रिकन्सिलेशन। देखिए अब क्या क्या चीज़ें, एक हमने बनानी है वेल्थ स्टेटमेंट, फिर हमने एक बनानी है वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फिर हमने एक बनानी है कैश एंड बैंक रिकन्सिलेशन। और ये तीनों चीज़ें मिल के ना बेसिकली एक वेल्थ स्टेटमेंट ही बना रहे होते हैं। जो वेल्थ स्टेटमेंट मेन होगी इसमें आप एक किस्म की बैलेंस शीट बना रहे होगे पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, फिर उसकी रिकन्सिलेशन दे रहे होगे कि पिछले साल मेरी इतनी वेल्थ थी, इस साल इतनी है, तो इसमें कैसे कैसे चेंजेस आई हैं। और फिर आप एक कैश एंड बैंक की रिकन्सिलेशन दे रहे होगे कि पिछले साल मेरे पास इतना कैश एंड बैंक में पैसा था, इस साल के एंड पे इतना है, तो ये कैसे कैसे चेंज हुआ है। अच्छा, इस पॉइंट में हम कह रहे हैं कि कैश एंड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, ये भी आपने बनानी है फ्रॉम द कैश एंड बैंक अकाउंट्स, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक एंड आफ्टर एडिंग कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज एंड सब्सट्रैक्टिंग कैश आउटफ्लोज, ठीक है। हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया कैश एंड बैंक का, हम इसमें ऐड करते जाएंगे कि जहाँ जहाँ से हमें कैश का इनफ्लो आया है, लेस करते जाएंगे जहाँ जहाँ से हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। द रिमेनिंग अमाउंट इज क्लोजिंग बैलेंस, और जो एंड पे बैलेंस निकलेगा ना आपका बैलेंसिंग फिगर, वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस होगा। द क्लोजिंग बैलेंस इज इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट। उसी बैलेंस को उठा के आपने एसेट्स जो बनाने हैं, यानी बैलेंस शीट बनानी है पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज की, उसमें भी शो करना है। तो अभी तक यहाँ तक जो हमने पढ़ा, हमने कहा कि वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो एसेट्स आ रहे होते हैं ना, उसमें आपके सारे पर्सनल एसेट्स आ रहे होते हैं। उसमें एक तो आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा होगा, कैश एंड बैंक रिकन्सिलेशन से। दूसरे नंबर पे अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसकी जो इक्विटी है वो भी यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। इस तरह बाकी जितने पर्सनल एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज हैं वो भी आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद है द क्लोजिंग बैलेंस इज इंक्लूडेड इन वेल्थ स्टेटमेंट इफ एक्सपेंडिचर साइड इज नॉट एक्सप्लेन थ्रू द कैश रिसीट साइड, देन डिफरेंस इज अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट एंड इज टैक्सेबल। अब जब आगे चल के हम ये बनाएंगे ना कैश एंड बैंक की रिकन्सिलेशन, तो इसमें हमने बताना होता है कि इस साल हमारे एक्सपेंडिचर जो हैं से के 25,000 के हैं, ओपनिंग बैलेंस आपके पास था से के 5,000, तो एक्सपेंडिचर आपके यानी कि आउटफ्लो आपके 25,000 के हैं, ये लेस हो जाएंगे। आपके इनफ्लो जो हैं से के वो हैं 15,000 के, तो इसका मतलब ये है कि आपका ओपनिंग बैलेंस प्लस इनफ्लो जो है ये तो टोटल बन गया 20,000। तो भाई आपने 25,000 के कैसे खर्चे कर लिए, ये जो 5,000 के अनएक्सप्लेन्ड खर्चे हैं ना, ये आपकी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट समझी जाएगी और इसके ऊपर भी फिर टैक्स लगता है। तो आपकी जितने भी खर्चे होंगे वो आपने अपने कैश एंड बैंक से जस्टिफाई करने होते हैं कि भाई इतना मेरे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था, इतने मेरे पास इनफ्लो आए हैं, उसी से मैंने आउटफ्लो किए।
ठीक है, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है जितना भी बच रहा हो। After taking cash and bank reconciliation figure, wealth statement for current year is complete and a person can easily calculate the figures of increase decrease in the net wealth by subtracting the last year net wealth figure from the current year net figure। ठीक है, फिर आप कहते हो कि आप जो है ना वेल्थ रिकन्सिलेशन को भी कंप्लीट कर सकते हो जब आपकी कैश एंड बैंक रिकन्सिलेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसको आगे चल के बनाएंगे तो मज़ीद आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आपने अब करना क्या है, आगे चल के जब हम वेल्थ बनाना सीखेंगे उसके बाद आपने दोबारा से ये वाली स्लाइड जो है इसको देखना है और पढ़ना है तो आपको समझ आएगी। नोट क्या है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट नॉट एट मार्केट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हमेशा जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। जिस दिन आपने एसेट खरीदा उस दिन जो उसकी वैल्यू थी वही हमेशा वेल्थ स्टेटमेंट में शो हो रही होगी, उसकी मार्केट वैल्यू पे इसको चेंज नहीं करना। अच्छा, हमारे पास ये जो है ना एक एग्जांपल है, इसको करते हैं तो आपको समझ आएगा कि वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो बनाई कैसे जाती है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने प्रिपेयर करनी है वेल्थ स्टेटमेंट, ठीक है, और वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सॉरी, और वेल्थ स्टेटमेंट फॉर 2016। तो टैक्स ईयर है हमारे पास 2016, इसकी हमने वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, उसकी रिकन्सिलेशन भी बनानी है। अच्छा, साथ कैश एंड बैंक जो है उसकी भी रिकन्सिलेशन बनानी पड़ेगी। तो ये तीन चीज़ें हमने बनानी। अब ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। टैक्स ईयर है हमारा 2016, तो ये 30 जून 2016 को ही एंड हो रहा होगा। ये मिस्टर नदीम है जी, ठीक है, इसने आपके पास ही आया है और इसने आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपसे ये चाह रहा है कि आप इसकी वेल्थ स्टेटमेंट बना दो पूरी और एक वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना दो, साथ आप उसको कैश एंड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बना के देंगे तो तभी आपकी वेल्थ रिकन्साइल होनी है। तो तीन चीज़ें आप बेसिकली बना रहे हो। मिस्टर नदीम आपके पास आया है तो उसने आपसे वेल्थ बनवानी थी, तो आपने उससे कहा कि यार मुझे अपना जो है ना ओपनिंग वेल्थ की डिटेल तो दे दो। तो उसने आपको वेल्थ स्टेटमेंट दे दी है 30 जून 2015 की, मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस उसने आपको दे दी हैं, पिछले साल की डिटेल दे दी है। आपको पता है ना कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस बैलेंस शीट जो होती है, सॉरी, बैलेंस शीट जो होती है ये एज ओन बनती है। तो उससे कि हम इसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम एज ओन 30 जून 2016 के बनाने जा रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि जितने भी एसेट्स होते हैं या जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं, इनके ओपनिंग बैलेंसेस भी होते हैं और इनके क्लोजिंग बैलेंसेस भी होते हैं। हर साल ये क्लोज होते हैं तो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, अगले साल वही ओपनिंग बैलेंसेस बनते हैं। तो पिछले साल जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो उसने आपको दे दिए हैं। उसने आपको बताया है कि उसका एक डीएचए में प्लॉट है जो कि है 3.5 मिलियन का। फिर उसने कहा है कि उसका कैपिटल है ए बी सी एंड को में, वो है 2.5 मिलियन। फिर उसकी ज्वेलरी है वो है 5 लाख की। फिर उसके शेयर्स हैं एक्स वाई जी लिमिटेड में जो कि हैं 1 मिलियन के। उसके पास कैश था 1.5 मिलियन का। उसके बाद बैंक थे 2 मिलियन के। तो टोटल एसेट्स उसके पास आ गए थे 11 मिलियन के। उसका एक पर्सनल लोन भी था 1 मिलियन का। तो नेट अगर हम कहें कि उसके पास नेट एसेट्स कितने थे, टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस करके, ये पर्सनल लोन उसकी लाइबिलिटी थी, ऊपर वाले सारे उसके एसेट्स थे, तो उसके पास नेट एसेट्स जो थे वो थे 10 मिलियन के। अच्छा, ये तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। अब बात कर लेते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स ईयर 2016 के अंदर क्या हुआ। उसने आपको कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी है। उसने कहा कि उसने अर्न की है सैलरी इनकम जो कि है 1.2 मिलियन की और उसके ऊपर उसने टैक्स दिया है 1 लाख का। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि उसने सोल्ड किए हैं शेयर्स 2 लाख के फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3,50,000। 2 लाख के शेयर्स जो थे वो 3,50,000 के उसने बेचे हैं। शेयर्स कहाँ पे हैं हमारे पास? शेयर्स हैं इसके प्राइवेट कंपनी एक्स वाई जी लिमिटेड के इसके पास। तो उसमें से जो शेयर्स उसके पास ओपनिंग आ रहे थे ना 1 मिलियन के, उसमें से 2 लाख के उसने बेच दिए हैं। कितने के बेचे हैं? 3.5 लाख के। उसके बाद ही सेटल्स हिज पर्सनल लोन ऑफ रुपीज़ 5 लाख। उसका एक लाइबिलिटी आ रही थी पर्सनल लोन 1 मिलियन की, उसमें से उसने 5 लाख जो है वो पे कर दिया। हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एग्रीगेट 8,50,000। उसके जो घर के खर्चे हैं, जो घर चलाने के लिए उसने खर्चे किए हैं, वो 8,50,000 के किए। ही हैज़ गिवन अ गिफ्ट ऑफ रुपीज़ 4 लाख टू हिज ब्रदर।
ठीक है। कामरान थ्रू क्रॉस चेक, उसने अपने भाई कामरान को जो है वो 4 लाख का गिफ्ट भी किया है, और ये किया भी क्रॉस चेक के थ्रू है। तो अगर ये रिटर्न फाइल करे तो फाइलर होगा, दूसरा इसने क्रॉस चेक के थ्रू किया है तो गिफ्ट आप दे सकते हो। इसने ये गिफ्ट भी दिया। ही हैज़ अर्न प्रॉफिट ऑन ए बी सी एंड को। ये देखें, उसने ना एक कोई फर्म होगी ए बी सी एंड को, उसमें कैपिटल डाला हुआ है अपना 2.5 मिलियन का। इसके ऊपर ना उसका प्रॉफिट आया है 4.5 लाख का। ठीक है। उसमें से उसने ड्राइंग कर ली है, मतलब इसका जो प्रॉफिट आके और जो पहले इसका कैपिटल था उसमें से इसने ड्राइंग कर ली है फर्म में से ड्यूरिंग द ईयर। वो कितने की कर ली है? 2,75,000 की। और उसने टैक्स भी पे किया है 40,000 का फर्म की इनकम के ऊपर, जो उसने इनकम वहाँ से विड्रॉ की है या उसने कमाई है। ठीक है। उसके बाद उसने परचेज़ किया एक नया प्लॉट, ठीक है, ईएमई सोसाइटी के अंदर। अच्छा, डीएचए में उसका पहला प्लॉट था, अब ये एक डीएचए की ही एक और फेज़ है ईएमई सोसाइटी। इसके अंदर उसने एक नया प्लॉट खरीद लिया, उसके अलावा जो ऊपर आ रहा है उसके अलावा ये उसने ख़रीदा है 2 मिलियन का। और ये अभी पेएबल है 20 इंस्टॉलमेंट, मतलब किस्तों पे प्लॉट ले लिया उसने, 20 इंस्टॉलमेंट्स में इसने पे करनी है। टोटल वैल्यू कितनी है प्लॉट की? 20 लाख रुपया। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 7 लाख इन इंस्टॉलमेंट। उसने टोटल कितने का प्लॉट खरीदा है? 2 मिलियन का, 20 लाख का। लेकिन ये सारे के सारे उसने पैसे नहीं दिए, वो उसने इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदा है, और उसकी 20 इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो उसका प्लॉट हो जाएगा। अभी उसका प्लॉट हुआ नहीं है। उसने इस साल के अंदर सिर्फ 7 इंस्टॉलमेंट्स दी होंगी, से के 7 लाख रुपया दिए। ठीक है। अब उसने क्या किया है कि एज एट 30 जून 2016 उसकी जो ज्वेलरी थी, यहाँ पे ज्वेलरी पड़ी थी, ये ज्वेलरी 5 लाख की थी। उसकी जो मार्केट वैल्यू थी ना वो अब 8 लाख हो चुकी है। वैसे हमने कहा था कि हमने इसको हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखना है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है 30 जून 2016 पे उसके पास जो बैंक का बैलेंस है ना वो है 4,75,000 रुपये। ठीक है। अब इसको हम लेके चलते हैं कि इसको करते कैसे हैं। अच्छा, करने के लिए ना जैसे हमने इनकम टैक्स के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया था, इसी तरह हम इसका भी फॉर्मेट बना लेते हैं। देखिए, क्योंकि 3 स्टेटमेंट्स बननी है तो हम 3 ही बना लेते हैं। इसका नाम जो है वो है मिस्टर नदीम। ठीक है। हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले इसकी वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है। ये वेल्थ स्टेटमेंट बना रहे हैं फॉर द टैक्स ईयर। फॉर द टैक्स ईयर तो नहीं लिखेंगे, एज ऑन 30 जून 2016। ठीक है। ये बना रहे हैं। उसके बाद हम बनाएंगे इसकी वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है। ये भी हम जो बना रहे होंगे ये पूरे साल की बना रहे होंगे। ठीक है। फॉर दी टैक्स ईयर 2016। ठीक। उसके बाद हम इसकी ना कैश एंड बैंक रिकन्सिलेशन भी बनाएंगे। ये भी टैक्स ईयर जो है 2016 के बनाने। अच्छा, जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना वैसे ही हमने इसकी वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है। मतलब यहाँ ऊपर हम उसके सारे एसेट्स लिख लेंगे, से कि यहाँ पे है ना हम उसकी लाइबिलिटी लिख लेंगे, जितनी भी उसकी लाइबिलिटी थी। क्योंकि ये उसके पर्सनल एसेट्स हैं तो इसमें कैपिटल का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज निकालने और एंड पे हम नेट एसेट्स निकाल लिया करेंगे। ठीक है। पर्सनल एसेट्स की बात हो रही है। फिर हमने रिकन्सलेशन बनानी है। ठीक है। रिकन्सलेशन बनाने के लिए जो है हमारे वो हमें ये करना पड़ेगा कि इसकी ओपनिंग वेल्थ लेनी है। उसके बाद इसमें इनफ्लोज को ऐड कर देना, ऐड कर देना। अच्छा, ये जो इनफ्लोज है ना ये बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे उसकी इनकम है। ठीक है। जैसे इनकम स्टेटमेंट में बना रहे होते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस वैसे ही होगा, लेकिन इसको लिखते हम हमेशा इनफ्लोज है, इनकम नहीं लिखना। और इसमें से हम लेस कर देंगे कि आउटफ्लोज या इससे जो एक्सपेंडिचर हुए हैं वो। ठीक है। लेकिन आपने एक्सपेंडिचर लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एक्सपेंडिचर कह रहा हूँ, बेसिकली खर्चे ही होते हैं। ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे और एंड पे आपके पास आ जाएगी क्लोजिंग
12th। इसी तरह हम कह देते हैं कि हमारे पास ओपनिंग कैश एंड बैंक का बैलेंस आ रहा होगा। अच्छा, ये कैश एंड बैंक जो है ना, इनकी रिकन्सिलेशन अलग अलग भी बन सकते हैं, लेकिन हम एक ही जगह पे बनाएंगे। ओपनिंग कैश एंड बैंक आ जाएगा, इसमें ऐड लेस करते जाएंगे, जहाँ से पैसा आएगा वो ऐड करते जाएंगे, जहाँ से पैसा जाएगा वो लेस करते जाएंगे, वो एंड पे आ जाएंगे। अब ज़रा हम ये काम करते हैं कि हम एक दफ़ा ना क्वेश्चन में जाके देखते हैं इसके ओपनिंग एसेट्स कितने थे। ठीक है, तो इसके पास था प्लॉट। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड पे हमने कहा था प्लॉट एट DHA था, DHA वाला। और ये प्लॉट जो था, इसकी वैल्यू हमारे पास ओपनिंग आ रही थी 3.5 मिलियन। तो हम 3 मिलियन को ना कॉमन लेने लगे, और ये रुपीज़ में सारी फिगर। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद इसका कैपिटल कितना था? कैपिटल था ABC एंड को के अंदर, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका था 2.5। तो आ गया ये कैपिटल, ये आ गया, ये दो चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी ज्वेलरी की तरफ। ठीक है, ज्वेलरी इसके पास थी, ज्वेलरी इसके पास थी जी 5 लाख की। ठीक है, तो ज्वेलरी हम जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 लाख ओपनिंग। इसमें जब ऐड होता जाएगा हम इसको ऐड लेस करते जाएंगे। ज्वेलरी के बाद इसके पास से शेयर इन XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, वो कितने थे इसके पास ओपनिंग में? इसके पास थे 1 मिलियन के, तो 1,000 हम लिख। अच्छा, उसके बाद इसके पास कैश एंड बैंक थे। ठीक है, मतलब उसके बाद हमारे पास कैश एंड बैंक आ जाएगा। ठीक है, अब कैश एंड बैंक की यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे कैश एंड बैंक की अलग से रिकन्सिलेशन हम बना रहे हैं। तो कैश एंड बैंक के जो बैलेंसेस है वो हम वहाँ से उठाएंगे। ठीक है, तो कैश एंड बैंक अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम कैश यहाँ पे लिख लेते हैं, बैंक यहाँ पे लिख लेते हैं, वो मसला नहीं है। ओपनिंग जो थे ना कैश एंड बैंक के, वो हम एक साथ यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कैश का मेरे पास ओपनिंग जो आ रहा था ना, वो आ रहा था क्वेश्चन के मुताबिक, कैश का आ रहा था 1.5 मिलियन, और 2 मिलियन था का बैंक का। इतना ही था, और बैंक का हमारे पास ओपनिंग आ रहा था। ठीक है, मतलब कि मेरे पास ओपनिंग आ रहे थे इतने के, एक ज़ीरो डाल दिया मैंने। हाँ, एक ज़ीरो ज़्यादा डाल दिए, 3,500 के करीब आ रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने सारा कुछ लिख लिया। उसका लोन रह गया, मैंने लिखना, जो लोन था पर्सनल लोन उसका था, वो ओपनिंग बैलेंस उसका आ रहा था हमारे पास। मैं देख लूँ, ओपनिंग बैलेंस था 1,000 का या 1 मिलियन। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमने कुछ डाटा अपने क्वेश्चन से ही उठा लिया। अब मेन चीज़ ये है कि उसके साथ जो ड्यूरिंग द ईयर उसने एक्टिविटीज़ की हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, आपको अकाउंटिंग तो आती है, तो हम ऑलमोस्ट डबल एंट्री ही कर रहे होंगे हर जगह पे। ड्यूरिंग द ईयर उसने जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, उसने कहा है कि उसने सैलरी अर्न की है 1.2 मिलियन की। ठीक है, तो 1.2 मिलियन की जो उसने सैलरी कमाई होगी, इसका अगर आप देखें कि इसकी एंट्री क्या की होगी उसने, इसकी बेसिकली एंट्री कुछ इस तरह वो कर रहा होगा कि उसने जो सैलरी कमाई होगी, वो सैलरी की इनकम आ रही होगी उसके पास। ठीक है, यानी कि कैश या बैंक डेबिट हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा, और सैलरी इनकम जो है ये क्रेडिट हो रही होगी। अब ये कितने से उसने कमाई थी? ठीक है, अभी मैं मिलियंस नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1,200 की। ठीक है, सॉरी 1,200। अब ये दो जगह पे इसका इफेक्ट जा रहा है। एक तो देखिए, इससे कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है ना, तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जो इनफ्लो हुए हैं कैश के अंदर। ठीक है, सैलरी की वजह से आया है उसके पास इतना, और दूसरा इसके पास
अगर वेल्थ रिकन्सिलेशन में देखें ना, तो हमने कहा था हमारे पास एक ओपनिंग वेल्थ है, सॉरी हम ओपनिंग वेल्थ लिखना भी भूले हैं। ओपनिंग वेल्थ जो थी आपके पास वेल्थ रिकन्सिलेशन के मुताबिक, वो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ओपनिंग नेट वेल्थ थी हमारे पास 10 मिलियन की, यानी कि 10,000 की। तो वो भी हमने यहाँ पे लिखनी थी। ये क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने लिख ली करनी। अब इसको सैलरी इनकम आई तो कैश एंड बैंक डेबिट हुआ, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और दूसरा सैलरी इनकम जो है वो डेबिट हुई, मतलब इनफ्लो हुआ। तो यहाँ पे मैं सैलरी इनकम के सामने लिख लूँगा कि इसको 1200 यहाँ से आया। ठीक है, उसके बाद दोबारा चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। अच्छा, इसी के अंदर एक उसने ना टैक्स पे किया है। तो 12 लाख की उसको सैलरी मिली, जिसमें से उसने 1 लाख जो है वो टैक्स पे किया है। अब जब उसने टैक्स पे किया होगा तो उसकी एंट्री अगर हम देखें तो उसकी एंट्री क्या हुई होगी। उसकी एंट्री कुछ ऐसे हमने की होगी। ये पहली एडजस्टमेंट। इसी की ही दूसरी एडजस्टमेंट ये है कि उसकी जो सेकंड था ना, वो टैक्स एक्सपेंस, देखो पर्सनल की बात हो रही है तो उसके लिए टैक्स एक्सपेंस था। ये टैक्स एक्सपेंस 100 रुपये से उसने किया होगा, और कैश या बैंक को उसने क्रेडिट किया होगा 100 रुपये से। अब फिर इसके इफेक्ट दो जगह पे जा रहे हैं। एक तो आपका जो कैश है या बैंक है वो कम हो रहा है 100 से, टैक्स ऑन सैलरी 100 से ये कम हो रहा है। ठीक हो गया। और दूसरा इसका इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है, आपका टैक्स एक्सपेंस हो रहा है, यानी आपका आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपको दूसरा इम्पैक्ट जो डालना है वो डालना है, क्योंकि ये लेस हो रहा है तो यहाँ पे आप इसको लेस कर लोगे 100 से, तो आपकी डबल एंट्री पूरी होगी। नेक्स्ट आते हैं कि उसने ना कुछ शेयर्स बेचे हैं जो कि 2 लाख के थे, और उसने बेचे कितने के, 3,50,000 के। अब ज़रा इसकी डबल एंट्री बनाए। ठीक है, अब उसके एसेट्स कितने के थे, यानी कि शेयर्स, यानी कि एसेट्स उसके कम हुए, ये क्रेडिट हुए। कितने के थे, 2 लाख के थे, 200 के, ये कम हुए। उसको कंसिडरेशन कितनी मिली, कैश एंड बैंक में कितने पैसे आए उसके पास, वो कितना डेबिट हुआ। वो डेबिट हुआ जनाब, वो उसको 3.5 लाख के बिके हैं तो 350 रुपये उसको मिले। अब क्रेडिट साइड कम है, ये बेसिकली उसको गेन हुआ है, गेन। ठीक है, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स या कैपिटल गेन हुआ है उसको। ये कितने से क्रेडिट हुआ है उसका, 150 से। ठीक हो गया, तो हमारी ये एंट्री भी पूरी हो गई। अब ज़रा इस एंट्री को देखें कि इसको हम करेंगे कैसे। इसमें 3 इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये है कि कैश कितने से इंक्रीज हुआ है, कंसिडरेशन आई ऑन सेल ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये कितने से आई, 350 से। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास एक तो ये 350 से आई। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये तो कैश में इफेक्ट आ गया। दूसरे नंबर पे हमारे शेयर्स जो थे वो यहाँ पे हमने लिखे हुए थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर, ये 200 से कम हो गए। देखो, अब ये शेयर्स ज़रा देखो आप, ये शेयर्स थे आपके पास 1 मिलियन के, और आपने इस 1 मिलियन में से 2 लाख के बेच दिए, तो इतने से 1 मिलियन में से आप 2 लाख निकाल दोगे। ठीक है, तो वही मैंने किया, 1,000 में से 200 निकाल दिया। तो ये वाला इफेक्ट भी मेरा हो गया, ये वाला भी हो गया। अब ये बाकी जो है ना, ये इसको गेन हुआ है। तो गेन जो है वो उसकी एक किस्म की इनकम है या इनफ्लो है। ये गेन जो है हम यहाँ पे लिख देंगे 150 का। ठीक हो गया, तो ये भी हमारी एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो ये है कि उसने सेटल किया है पर्सनल लोन ऑफ रुपीज़ 5 लाख, यानी 500 का उसने लोन पे कर दिया। तो लोन की अब हम ज़रा एंट्री करें। ठीक है, तो लोन जो आपकी लायबिलिटी थी वो डेबिट हो गया, लोन डेबिट हो गया, और आपका कैश या बैंक जो है वो क्रेडिट हो गया। अब ये कितने से हुआ है, ये हुआ है जनाब, सेटल किया 5 लाख से, यानी 500 से। 500 से आपने लोन कम कर देने हैं, और 500 से आपका कैश भी कम हो गया। ठीक है, तो लोन रीपेमेंट आपकी हो गई 500 से, कैश वाले में मैंने कर दिया, और लोन जो आपने यहाँ पे लायबिलिटी लिखी हुई थी ये भी 500 से कम हो गई। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कि
उसने क्या किया है, नेक्स्ट चलते हैं, तो उसने अपना खर्चा किया है, एक्सपेंसेस किए हैं जो कि थे 8,50,000 के, यानी 805 के। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो थे उसके वो डेबिट हुए, ठीक है। कैश या बैंक जो है वो उसका क्रेडिट हुआ होगा। अब ये कितने के उसने किए हैं, 850 के। ये अमाउंट्स देखते रहिएगा, अगर कहीं पे मैंने अमाउंट गलत कर दी तो हमारा ये सारा काम गलत हो जाना है। अच्छा, एक्सपेंसेस का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एक तो हमें पता लग गया कि कैश कम होना है, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस 850 से मैंने कर दिए। और दूसरे नंबर पे देखें, ये मेरी एक एक्सपेंडिचर था, यानी कि आउटफ्लो था, तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये मेरे यहाँ पे आ गए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो उसने गिफ्ट दिया है 400 का अपने भाई कामरान को क्रॉस चेक के थ्रू। तो गिफ्ट हो गया एक किस्म का, हमारा ये गिफ्ट कोई एसेट नहीं बन रहा, ना कोई लायबिलिटी बन रहा है, तो ये बेसिकली एक एक्सपेंडिचर ही है। तो गिफ्ट डेबिट, यानी कि गिफ्ट एक किस्म का एक्सपेंस है, इसको डेबिट कर देंगे हम, और कैश एंड बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसकी एंट्री कितने से हमने करनी है, गिफ्ट उसने दिया 4 लाख का, तो 400 से और 400 से, ठीक है। तो गिफ्ट से मैंने अपना कैश एंड बैंक को कम कर लिया, और ये जो गिफ्ट था ये बेसिकली मेरे आउटफ्लो में नज़र आएगा, जो मैंने अपने भाई को दिया या इसने अपने भाई को दिया वो यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, सॉरी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो ये है कि उसने ना अर्न किया प्रॉफिट ABC एंड को से, और वो किया 4.5 लाख का, 4.5 लाख का इसने प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। तो ये जो इसने प्रॉफिट अर्न किया है 4.5 लाख का, इसकी ज़रा एंट्री देखें हम कि खाली प्रॉफिट कमाने के ऊपर क्या एंट्री हो सकती है, ठीक है। प्रॉफिट कमाने पे क्या एंट्री हो सकती है, से कि मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट मैंने कमाया है, तो मेरी या तो कैश में वो प्रॉफिट आया होगा या उसी इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड हो गया होगा। देखो ना, उसने सिर्फ कमाया है, उसने ये प्रॉफिट सिर्फ अर्न किया है, अर्न किया है, रिसीव नहीं किया, तो इसका मतलब है कैश तो नहीं आया, उसने सिर्फ अर्न किया है। तो उसका जो कैपिटल था 25 लाख का, ये प्रॉफिट उसी में ऐड हो गया होगा, ऐसे ही 4.5 लाख रुपया उसी में ऐड हो गया होगा। तो अभी हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं, उसकी ड्राइंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि उसने एक प्रॉफिट अर्न किया है 4.5 लाख का, सिर्फ अर्न किया है, रिसीव नहीं किया। अगर रिसीव करता तो कैश डेबिट हो जाता, अभी उसने अर्न किया है। तो इस अर्न करने के लिए, अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे आगे नीचे मेरी वीडियो चल रही होगी, तो मैं ये ऊपर वाली एंट्रीज जो है ना वो रिमूव कर देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, या आपने साथ साथ नोट किया हुआ है तो वो कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ी सी रिवाइंड करके वीडियो ना इसको एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए। थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि सारा नहीं करना, सिर्फ ये वाला एरिया रिमूव करना है जहाँ मेरी रिमेनिंग एंट्रीज आ जाए, तो थोड़ा टाइम ले रहे एक एक चीज़। चले, अब हमारे पास जो एडजस्टमेंट है वो है कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट से जो है ना वो प्रॉफिट अर्न किया, मतलब उसका जो कैपिटल था वो कैपिटल बढ़ गया होगा क्योंकि उसने सिर्फ अर्न किया है, ठीक है। यानी कैपिटल बेसिकली उसका एसेट था, ठीक है, जो उसने एसेट्स में शो किया हुआ था। ये देखिए, कैपिटल था उसका इतने का, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता चलूँ, उसका था 25 लाख रुपए का कैपिटल था, जो उसके लिए एक असासा है। मतलब अगर ये इस कंपनी के लिहाज से देखो तो उसका ये कैपिटल है, उसके लिए तो क्रेडिट नेचर होगी, लेकिन मिस्टर नदीम का तो ये असासा है ना, उसका ये एसेट है कि कहीं पे उसने इन्वेस्टमेंट की हुई। तो ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली उसकी बढ़ गई है क्योंकि उसने मजीद 4.5 लाख रुपए कमा लिया।
तो ये कैपिटल इन ए बी सी एंड को जो है ये बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और बदले में क्या होगा कि उसने इनकम कमाई थी जो क्रेडिट हो जाएगी, उसकी इनकम जो थी वो क्रेडिट हो जाएगी और उसका जो कैपिटल था वो बढ़ जाएगा, जो उसका एसेट था वो बढ़ जाएगा। एसेट यानी कि कैपिटल जो था ए बी सी एंड को में, वो बढ़ गया कितने से, वो बढ़ गया उसने 4.5 लाख से, ठीक है। तो ये 420, सॉरी 450 से, और उसकी इनकम जो है वो क्रेडिट होगी, ये जो उसने इनकम अर्न की। अब इसका इम्पैक्ट देखें कि कहाँ आएगा। कैश एंड बैंक में तो नहीं आना क्योंकि उसने अर्न किया है, सिर्फ ये अर्न किया है, रिसीव नहीं किया। तो ये बेसिकली मेरी इनकम थी, ये मेरी इनकम थी और ये मेरी इनकम में ही आना चाहिए प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि जो मुझे प्रॉफिट हुआ है ए बी सी एंड को से, वो 450 से यहाँ ऐड हो गया। और दूसरे नंबर पे जो मेरा एसेट था ये 2500 का, ये भी 450 से बढ़ गया। तो ये मैंने एक एडजस्टमेंट कर ली सिर्फ इतने की। आगे उसने ड्राइंग की है फ्रॉम द फार्म ड्यूरिंग द ईयर, जो कि की है 275 रुपये की या 2,75,000 की, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री कर लेते हैं, अब सिर्फ इतने की बात करते हैं, 2,75,000 की या 275, इसने ड्राइंग की है। तो ड्राइंग जब की होगी तो ये जो एसेट था उसकी कैपिटल ये कम हो गया होगा, एसेट के कैपिटल जो था ए बी सी एंड को में, ये क्रेडिट हो गया होगा, कम हो गया होगा। कितने की ड्राइंग की थी, 275 की, ये उतने से कम हो गया होगा। और ये ड्राइंग की है उसने, तो ये बेसिकली कैश एंड बैंक में उसने पैसे निकाले होंगे ना, तो ये डेबिट हो गया होगा, ठीक है। ये कैश एंड बैंक हमने डेबिट कर लेना है 275 से, और ये ड्राइंग जो है इससे हमने अपने उस एसेट को कम कर लेना है जो हमारा कैपिटल आ रहा था। ये हमारा कैपिटल आ रहा था, ये 275 से कम हो, ठीक है। अब ये वाली भी हमारी एडजस्टमेंट हो गई यहाँ तक। आगे उसने क्या किया है कि ही पेड टैक्स ऑफ ₹40,000 ऑन द फार्म इनकम, इसने जो भी इस इनकम कमाई थी उसके ऊपर उसने 40,000 का टैक्स भी दिया है, ठीक है। तो ये टैक्स उसने जो दिया है ये बेसिकली उसने कैश में पे किया होगा, ठीक है। तो ये 40 का हम इसका कैश कम कर देंगे, और दूसरा ये उसका एक किस्म का एक्सपेंडिचर है, तो ये एक्सपेंडिचर भी हो जाएगा। तो इसकी अगर मैं एंट्री करूँ तो टैक्स एक्सपेंस जो है, जो इनकम उसने फर्म से कमाई है, ये डेबिट हो गया कितने से, 40 से, ठीक है। और इसका जो कैश एंड बैंक है ये क्रेडिट हो गया होगा 40 से। तो यहाँ पे मैं टैक्स ऑन जो इनकम है इसकी ए बी सी वाली वो कर दिया, उसके ऊपर टैक्स जो दिया वो यहाँ पे लेस कर दिया। और इसने जो ये टैक्स पे किया था वो इसका बेसिकली एक्सपेंडिचर था, तो टैक्स ऑन ए बी सी वाली इनकम जो है वो यहाँ से भी मैंने लेस कर दिया, टैक्स एक्सपेंस डेबिट कर दिया यानी कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, और कैश एंड बैंक को क्रेडिट कर दिया यानी कि यहाँ से कैश अपना लेस कर दिया। तो ये मेरी एडजस्टमेंट भी पूरी हो गई। उसके बाद है ही परचेस्ड अ न्यू प्लॉट, उसने एक नया प्लॉट खरीदा था ईएमई सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और उसकी कंसिडरेशन पे की थी उसने, कंसिडरेशन उसकी जो पे की है वो तो है इंस्टॉलमेंट 7 लाख की, 700 की, उसकी टोटल वैल्यू है 2 मिलियन की। 2 मिलियन अभी मैंने पे नहीं किए, तो 2 मिलियन पे नहीं किए तो ये अभी मेरा एसेट बना नहीं होगा उस तरीके से, क्योंकि मुझे प्लॉट की ओनरशिप तभी मिलेगी जब मैं सारे पैसे दूंगा, वैसे तो कोई भी नहीं देगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने ईएमई में एक एडवांस दिया है, ठीक है। ईएमई में एडवांस दिया है, वो कितने का दिया है, 7 लाख का। ये मेरा प्लॉट नहीं है जिसको मैं 2 मिलियन से अपने एसेट्स के अंदर ऐड कर लूँ, क्योंकि अभी मैंने 2 मिलियन पे नहीं किए, मैंने तो बेसिकली एडवांस दिया है, उसकी कुछ किस्तें दी हैं। जब 2 मिलियन पूरे हो जाएंगे तो फिर मुझे इसकी ओनरशिप मिल जाएगी, तो फिर मैं पूरा डिक्लेयर कर दूंगा। अभी मैंने एडवांस दिया है, तो इसकी अगर मैं एंट्री बनाऊँ, एडवांस अगेंस्ट प्लॉट, ठीक है, ईएमई वाला जो है ये डेबिट हो गया। अब ये कितने से एडवांस दिया था उसने, 700 से, ठीक है।
और ये पैसों में ही दिया होगा। कैश एंड बैंक जो है ये मेरा क्रेडिट हो गया 700 से। अब याद रखिएगा, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये 2 मिलियन की कंसिडरेशन सारी पे नहीं की, उसने सिर्फ 7 लाख रुपया दिया। तो ये 7 लाख उसका एक किस्म का एडवांस है प्लॉट के अगेंस्ट। तो एडवांस को हमने रिकॉर्ड करना है एसेट के तौर पे। एडवांस भी आपका एसेट है ना, तो इसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करना है। अच्छा, अब ये हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी एक तो ये है कि कैश एंड बैंक से यहाँ से इसको लेस करना पड़ेगा हमें, एडवांस अगेंस्ट प्लॉट या ईएमआई वाला। मैंने ये 700 से लेस कर दिया। और दूसरा ना, मुझे यहाँ पे कहीं पे ऐड करना चाहिए था, जगह छोड़नी चाहिए थी, बट मैंने छोड़ी नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं, लायबिलिटी से ऊपर कर लेते हैं, एडवांस अगेंस्ट प्लॉट ईएमई। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 700 का। अब मैं एक आउटर बना रहा हूँ जहाँ पे मैं इनके एंड वाले क्लोजिंग बैलेंसेस लिखूंगा। तो ये मैंने स्ट्रेट अवे इधर लिख दिया 700 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी मेरी सारी एडजस्टमेंट क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं कि उसके पास क्लोजिंग जो था वो एस एट 30 जून 2016 के ऊपर जो ज्वेलरी थी उसकी मार्केट वैल्यू हो गई थी 8 लाख, और हमारे पास ज्वेलरी आ रही है 5 लाख की। तो क्या मैं इसको बढ़ा के 8 लाख कर दूं? नहीं, हमने इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखना है, तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर। ठीक है, इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रहेगी। हाँ, लास्ट उसने मुझे बताया है कि बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो इतना है, 4,75,000। तो इसका देख लेते हैं क्या करना है, 4,75,000 का देख लेते हैं कि इसका अब हमने क्या करना है। तो ये हमारे पास एक किस्म की होगी वर्किंग सारी कंप्लीट। ठीक है, अब ज़रा इसको क्लोज करते जाते हैं। प्लॉट जो था ये 3 लाख 3.5 लाख का था शायद। मतलब हम इसको अब इसी तरह देखते हैं, 3500 का प्लॉट था, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इसको बंद कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया 3500। कैपिटल जो था ए बी सी एंड को का, ठीक है, इसमें हमारे पास इसका ओपनिंग बैलेंस इतना था, इसमें मज़ीद हमने इतना प्रॉफिट कमाया और इसमें से इतना हमने ड्राइंग कर ली, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हम कर लेते हैं 2,675 बन गए। ठीक है, ज्वेलरी जो है इसको हमने कुछ भी नहीं करना, ये ज्वेलरी के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको मार्केट वैल्यू पे नहीं लेके आना, तो ये 500 ये आ गया। शेयर्स जो थे ये आपके पास एक्स वाई जी एन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो थे वो 1,000 के थे, इसमें से 200 के आपने बेच दिए, तो बाकी आपके पास आ गया 800 रुपये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कैश एंड बैंक को छोड़ते हैं। एडवांस जो था हमारे पास वो 700 हमने ये लिख दिया एडवांस जो ईएमई के अगेंस्ट। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल एसेट्स आ जाएंगे। अच्छा, लोन की बात करूँ तो 1,000 का था, उसमें से 500 का वापस कर दिया, तो बाकी मेरे पास आ गया 500 का। ये इसमें से हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट एसेट्स। अब मैंने यहाँ पे अभी कैश एंड बैंक नहीं लिखा, कैश एंड बैंक मेरा यहाँ से निकल। ठीक है, कैश एंड बैंक मेरा यहाँ से निकलना है, तो कैश एंड बैंक की टोटल वैल्यू यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। ओपनिंग मेरे पास था 3,500 का, जिसमें से कैश जो था वो 1,500 का था और बैंक 2,000 का था। ठीक है, उसमें से मैंने ये ऐड किया 1,200। ठीक है, फिर 3,500 ऐड किया, सॉरी 350 ऐड किया, फिर उसमें से 100 लेस किया, 500 लेस किया, 850 लेस किया, 400 लेस किया, 40 लेस किया, और 700 लेस किया, तो मेरे पास आ जाएगा 2,735। ठीक है, ये 2,735 में मुझे क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि आपके पास क्लोजिंग बैंक का जो बैलेंस है ना वो बन रहा है, आपके पास क्लोजिंग बैंक का बैलेंस है 475 का। ठीक है, और बाकी इसमें जितना होगा वो मेरा सारा कैश होगा। ठीक है, तो बाकी मेरे पास कैश कितना बन गया, 2,260। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कैश के सामने मैं लिख लेता हूँ अपने पास वो आ गया है 2,260, और बैंक है 475 का। तो मेरे पास जो टोटल एसेट सिस्टम आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं 10,910 रुपये। ठीक है, उसमें से मैंने 500 का ये लेस किया, तो मेरे पास आ गए 10,410 के नेट एसेट। ठीक है, अब इनको हमने रिकनसाइल करना है। हमने कहा हमारे पास ओपनिंग वैल्यू जो थी वो 10,000 की थी, इसमें हमारी एक तो ये आ गई सैलरी इनकम,
1200 की, उसके बाद 150 का गेन आ गया जो हमने शेयर बेचा, और 450 का हमारे पास जो है प्रॉफिट आ गया ABC एंड को से, और लेस हमने कर लिया जो हमने टैक्स दिया सैलरी के ऊपर, और फिर हमने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस किए 850 के, और फिर हमने 400 का गिफ्ट दे दिया भाई को, और 40 का ABC एंड को के ऊपर जो हमारा प्रॉफिट आया था उसके ऊपर टैक्स दे दिया। तो इसका जो डिफरेंस निकालते हैं ना हम, वो आप निकालें तो बेसिकली इसका सम अगर मैं देखूँ, इनफ्लोज का सम, खाली इनफ्लोज का सम, तो ये मेरे पास बनता है 1800, ठीक है। और खाली मैं आउटफ्लोज का सम देखूं तो ये आउटफ्लोज का सम बनता है 1390, और मेरे पास ओपनिंग आ रहे थे 10,000, इसमें मैंने ये ऐड किया और ये लेस किया, तो मेरे पास बाकी आ गया 10,410, ठीक हो गया। तो ये 10,410 और ये 10,410 ये अब टैली हैं, मतलब ये मैंने कहा कि मेरे सारे 30 जून 2016 के ऊपर ये एसेट्स और ये लेबिलिटी यानी कि नेट एसेट्स इतने के थे, और साथ ही मैंने रिकनसाइल कर दिए कि भाई ओपनिंग मेरे पास वेल्थ इतने की थी, उसमें ये मेरे पास वेल्थ में इंक्रीज आया, सैलरी की वजह से मेरी वेल्थ बढ़ी, गेन हुआ मुझे डिस्पोज करके शेयर्स को, उससे वेल्थ बढ़ी, प्रॉफिट आया मुझे एक इन्वेस्टमेंट ABC एंड को में थी उसके वजह से बढ़ी, तो ये मेरे इतने से बढ़ गई। फिर इसमें से मैंने सैलरी के ऊपर टैक्स दिया, हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस किए, गिफ्ट दे दिया भाई को, और टैक्स दिया ABC एंड को के प्रॉफिट के ऊपर, तो ये मेरी इतने से वेल्थ कम हुई, और क्लोजिंग वेल्थ आपकी रिकनसाइल हो गई नेट वेल्थ के साथ। बेसिकली ये हम इस तरीके से वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं। अब ज़रा नीट अगर आपने देखना है तो ये आप देख लें, ये मैंने बनाई हुई है नीट करके, इसकी वैसे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, इसकी अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले लीजिएगा, ठीक है। ये वेल्थ रिकन्सलेशन है, ठीक है, और ज्वेलरी का हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखा है, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।